बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ने लगे, विच इज टॉपिक 6.6। बर्नौलीज इक्वेशन यूज करके हम डिफरेंट रिजल्ट्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ जो है थ्योरम्स की फॉर्म ले लेते हैं, कुछ फैक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह की एप्लीकेशंस आज पढ़ने लगे। तो सबसे पहले है टॉरिसेलीज थ्योरम। ये क्या होता है, ये आपको फिगर में नजर आ रहे हैं। ये आप फिगर में देख रहे हैं, एक टैंक है जिसकी दो ओपनिंग्स हैं, दो ओरिफिसेस हैं। एक को ए का नाम दिया हुआ है, एक को बी का नाम दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं। एक जो इसका आप कह लें कि होल है, या एक जो इसकी ओपनिंग है वो ओपन है। ठीक है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। और दूसरी जो इसकी ओपनिंग है, दूसरी जो इसकी आप कह लें कि ओरिफिसेस है, ये एक दूसरे पाइप में जा रही है। ठीक है, ये दो ओपनिंग्स ए एंड बी आपको शो की गई हैं। दूसरा आप ये भी देख रहे हैं कि ये वाला जो पाइप है जो ऑरिफिस बी के साथ अटैच है, उसकी हाइट h1 है। ठीक है, ग्राउंड से। और जो सेकेंड ए वाला है, ए वाली ओपनिंग है, उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो h2 है। तो टैंक से लेकर ऑरिफिस ए तक की जो हाइट बनती है वो क्या बन जाती है, टोटल हाइट माइनस h2, ये वाली हाइट। तो ये h1 माइनस h2 बन गई है। ठीक है, मजीद आपको वेलोसिटीज दिखाई गई हैं। टैंक के अंदर जो पानी आ रहा है वो v1 वेलोसिटी के साथ आ रहा है। ओपनिंग ए पर जो पानी बाहर निकल रहा है वो v2 वेलोसिटी के साथ है। और ओपनिंग बी पर जो पानी टैंक से निकलकर इस वाले पाइप में आ रहा है वो वेलोसिटी v3 के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है ना, ये आप समझ लें एक पूरी एक पिक्चर है इस प्रॉब्लम की। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। Suppose a large tank of fluid has two small orifices A and B on it, as shown in the figure. Let us find the speed with which the water flows from the orifice A. Since the orifices are so small, the efflux speed V2 and V3 will be much larger than the speed V1 of the top surface of the water. पीछे जब हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि अगर एरिया बढ़ जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, और अगर एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता था ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। तो देखें, अगर हम यहाँ इसके टॉप की बात करें टैंक की, तो एरिया बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। तो इस वजह से V1 जो है वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, जबकि ये जो ऑरिफिसेस हैं ये बहुत छोटी होती हैं, ये ओपनिंग्स बहुत छोटी होती हैं, तो जाहिर है इनसे जो स्पीड होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू V1। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि V2 और V3 स्पीड ऑफ द एफ्लक्स, एफ्लक्स मतलब वही फ्लूइड जो इन ओपनिंग से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो V2 और V3 बहुत ज्यादा लार्ज होंगी एज कम्पेयर टू V1। ठीक है, तो हम V1 को ऑलमोस्ट इग्नोर कर सकते हैं। जब हम V2 V3 को देख रहे हैं तो उसके मुकाबले में V1 अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब जो बर्नौलीज इक्वेशन पीछे हमने पढ़ी थी, अगर हम उसको देखें, आपको बर्नौलीज इक्वेशन की फॉर्म दिखाती हूँ। ये देखें, ये थी बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, या ये वाली फॉर्म देख लें, जो भी आप देख लें। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 और 2, यानी कि जो टैंक का टॉप है उसको और ऑरिफिस ए को कंसिडर करते हैं, और उसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो V1 तो 0 हो जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है V जिसमें वेलोसिटी आती है वो 0 हो जाएगी फॉर द टॉप पोर्शन ऑफ द टैंक। तो ये बन जाएगा P1 प्लस रो GH1। इसी तरह जब ऑरिफिस ए के लिए हम करेंगे, जहां पे वेलोसिटी V2 है और हाइट h2 है, तो ये बन जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, अब चूंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, तो इस वजह से P1 और P2 कांस्टेंट होंगे, एक जैसे होंगे, सेम होंगे। तो ये दोनों साइड्स पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ रो GH1 रह जाएगा और राइट साइड पर ये दो टर्म्स रह जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और V2 फाइंड करना है। ठीक है, हम एफ्लक्स की बेसिकली स्पीड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो एफ्लक्स की स्पीड v2 है ना, तो हमने v2 का एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ पर। तो क्या होगा, हम रो जी एच टू को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये सिर्फ वो टर्म रह जाएगी जिसके अंदर वेलोसिटी आ रही है। तो कॉमन लेंगे और फिर 2 को उधर ले जाएंगे और रो को इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है v2 की वो ये आ जाती है। ठीक है, मैं एक बार चेक करूँ अगर इसकी कैलकुलेशन सॉरी डेरिवेशन मौजूद है तो मैं आपको दिखा देती हूँ स्टेप्स। ये देखें, ये स्टेप्स मौजूद हैं। ठीक है, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, इसमें v1 को हमने 0 किया तो ये आ गया। इसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहा कि एक जैसा है तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, मजीद आप इसको सॉल्व कर लें, तो जो स्टेप्स मैंने आपको वर्बली बताए हैं वो आप कर लें, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, v2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h1 माइनस h2। ठीक है, where h1 minus h2 is the distance between orifices A and top of the tank। तो ये टैंक की टॉप और उस ओपनिंग के बीच का डिस्टेंस आया है। ठीक है, उसकी हाइट आई है, तो ये जो है ये हमारे पास v2 का रिलेशन बन गया, इसको हम टॉरिस-लीस थ्योरम कहते हैं। और इसकी अब स्टेटमेंट क्या होगी, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी gained by the fluid in falling through the distance h1 minus h2 under the action of gravity। तो स्पीड ऑफ द एफ्लक्स यानी कि जो उस ओपनिंग से लिक्विड या फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, वो वाली वेलोसिटी होगी जो वो इस हाइट के थ्रू फॉल करने में गेन करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो है ये टॉरिस-लीस थ्योरम है व्हिच इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, notice that the speed of the efflux of liquid is the same as the speed of a ball that falls through a height h1 minus h2। तो एफ्लक्स की मोशन या उसका फ्लो जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी कोई बॉल जो है वो इस हाइट के थ्रू गिर रही हो। ठीक है, द टॉप लेवल ऑफ द टैंक हैज मूव्ड डाउन अ लिटिल एंड द पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन transferred into kinetic energy of the efflux of fluid, and the orifice had been pointed upward as at B shown in figure 6.4. This kinetic energy would allow the liquid to rise to the level of water tank. In practice, viscous energy losses would alter the result to some extent। अब ये बात कर रहे हैं आपकी जो दूसरी ओपनिंग थी उसकी। ठीक है, जो बी ओपनिंग थी वहां से लिक्विड अगर हम फिगर देखें तो ये देखिए यहाँ से लिक्विड ऊपर जा रहा है, तो क्या होता है कि चूंकि वाटर नीचे आ रहा है, हाइट कम हो रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ से फ्लक्स को ऊपर लेकर जाती है। ठीक है, तो यही सारी बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, दिस काइनेटिक एनर्जी वुड अलाउ द लिक्विड टू राइज टू द लेवल ऑफ वाटर टैंक। तो ये और एफ एस एस बी की बात हुई है। ठीक है, तो ये था टॉरिस-लीस थ्योरम। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। वैसे तो हमने डिफरेंट रिलेशंस पढ़े हैं, जैसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में स्पीड का एरिया के साथ रिलेशन पढ़ा, फिर बर्नौलीज इक्वेशन में स्पीड का प्रेशर के साथ और हाइट के साथ रिलेशन पढ़ा। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हम स्पीड का और प्रेशर का रिलेशन देखने लगे कि क्या इफेक्ट होता है प्रेशर चेंज होने से स्पीड चेंज होने पर। ठीक है, मतलब क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। तो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, a result of Bernoulli's equation is that the pressure will be low where the speed of the fluid is high। तो एक्चुअली रिजल्ट ये है, बर्नौलीज इक्वेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि प्रेशर और स्पीड जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर लो होगा तो स्पीड हाई हो जाएगी, जैसे एरिया के साथ था ना रिलेशन, उसी तरह प्रेशर के साथ भी है। तो प्रेशर जहाँ पे कम होता है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, सपोज दैट वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप सिस्टम एज शोन इन फिगर 6.5। ये आप पाइप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे कम है और फिर यहाँ पे जाके वापस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, clearly the water will flow faster at B
बी पर हमने पढ़ा था कि एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, एरिया ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो जाहिर है यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, फ्लो जो है वो तेजी से हो रहा होगा। ठीक है, तो अज्यूमिंग द फ्लो स्पीड एट ए टू बी 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लिए उन्होंने, ठीक है। और बी पर हमने कह दिया 2 मीटर पर सेकेंड है, ए पर 0.2 मीटर पर सेकेंड है और बी पर 2 मीटर पर सेकेंड है। वी कंपेयर द प्रेशर एट बी विद दैट एट ए। ठीक है, तो अब हम जो है ना प्रेशर कंपेयर करते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एंड नोटिंग दैट द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज द सेम एट बोथ प्लेसेस। हमने कहा कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम है दोनों जगहों पे। तो अब हमारी जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसके अंदर सिर्फ प्रेशर की टर्म रह गई और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म रह गई। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया। ए और बी के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो क्या है, वी ए जो है वो 0.2 ले लिया गया है, वी बी जो है 2 ले लिया गया है, रो जो कि वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ले ली गई है, पी ए माइनस पी बी यानी कि इन दोनों के प्रेशर्स का जो डिफरेंस है वो 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, तो जब आपने ये निकाला, पीछे चलते हैं जरा, वी ए वी बी और रो ये वैल्यूज यूज करके जब पी ए माइनस पी बी निकाला, सॉरी पहले मैंने कहा था कि ले लिया है, लिया नहीं है, ये कैलकुलेट किया है, वो बाय मिस्टेक मैंने कह दिया। पी ए माइनस पी बी जो आप कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस इक्वेशन वो होता है 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है, 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्पीड का डिफरेंस देखें 0.2 और 2, और प्रेशर का डिफरेंस देखें 1980। ठीक है, तो ये जो है ये प्रेशर का डिफरेंस आता है। दिस शोज दैट द प्रेशर इन द नैरो पाइप वेयर स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर टुगेदर इज मच स्मॉलर देन इन द वाइडर पाइप। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि वी ए बहुत छोटी है और वी बी बहुत ज्यादा लार्ज है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पी ए माइनस पी बी है ना, तो इसमें से लार्ज क्या होगा, ए वाला लार्ज होगा ना। तो जहाँ पे स्पीड बहुत कम थी वहां पे प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, एज कम्पेयर टू पी बी, पी बी आप इधर ले जाएं तो वो प्लस होगा इसमें, तो जाहिर है पी ए की वैल्यू जो है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू पी बी। और कितनी बड़ी है, 1980, इतनी बड़ी है उससे। तो पी ए जो है वो लार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे स्पीड लो है वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकला हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन का, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन का दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब इस रिजल्ट की बेस पर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक एरोप्लेन की और एक स्विंग, बॉल में जो स्विंग होती है उसकी। तो दोनों एग्जांपल लेते हैं बारी बारी। द लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन इज ड्यू टू दिस इफेक्ट। ये जो एरोप्लेन लिफ्ट कर रहा होता है ना, अपवर्ड जा रहा होता है, वो इसी एप्लीकेशन की वजह से, स्पीड और प्रेशर के रिलेशन की वजह से। क्या होता है, द फ्लो ऑफ एयर अराउंड एन एरोप्लेन विंग इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर। ये आप देख रहे हैं, ये आपको एयर दिखाया गई है, एयर का फ्लो दिखाया गया है उस एरोप्लेन के विंग के अराउंड। The wing is designed to deflect the air so that streamlines are closer together above the wing than below it. तो आप ऊपर देख रहे हैं कि जो streamlines हैं वो close हैं, जो layers हैं फ्लूइड की वो close हैं as compared to below portion. ठीक है, we have seen that where the streamlines are forced closer together the speed is faster. अब जब स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के क्लोज आ गई हैं तो स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। ठीक है, thus air is traveling faster on the upper side of the wing than on the lower. The pressure will be lower at the top of the wing and the wing will be forced upward. ठीक है, तो क्या हुआ
कि ये जो है अपर पोर्शन है विंग का, वहां पे स्ट्रीमलाइंस क्लोज है और प्रेशर लो है। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में स्ट्रीमलाइंस दूर दूर होंगी थोड़ी सी, और प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। अब ये वाला जो प्रेशर है, बेसिकली आप फोर्स से समझ लेना इसको। अब चूंकि नीचे वाले पोर्शन में प्रेशर ज्यादा है, तो वो इस विंग को अपवर्ड लेकर जाएगा। यही काम दोनों विंग्स के साथ होता है। इसी तरह एरोप्लेन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह स्पीड चेंज होने की वजह से प्रेशर चेंज होता है। Next example is when a tennis ball is hit by a racket in such a way that it spins as well as moves forward. The velocity of the air on one side of the ball increases due to spin, and air speed in the same direction as at B, and hence ठीक है, and hence the pressure decreases. ये आप देख रहे हैं बॉल की स्विंग दिखाई गई है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पे क्या है, एयर जो है वो फास्टर मूव कर रही है, स्पीड तेज है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जबकि इधर इस वाली साइड पर आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली आपको नजर तो ऊपर और नीचे वाली साइड आ रही है, लेकिन ये लेफ्ट और राइट साइड समझ लें इसको आप। ठीक है, स्पिनिंग के सेंस में ना, तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन्स दूर दूर हैं, तो जाहिर है स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो इसका मतलब है प्रेशर जो है वो हाई होगा। तो इस तरह से ये हाई प्रेशर वाला जो है पोर्शन जो है वो फोर्स करता है बॉल को लो प्रेशर वाले की तरफ। ठीक है, फिर जब लो प्रेशर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा तो उस पर भी फिर ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, इस तरह से बॉल जो है वो स्विंग हो रही होती है। ये देखें, ये आपको दिखाया हुआ है, ये ब्लू एरो। तो इस तरह से जो है ना एक्चुअली ये बॉल स्पिन करती है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। This gives an extra curvature to the ball known as swing, which deceives an opponent player. तो ये था relation between velocity and pressure. ठीक है, the next application is known as Venturi relation. तो अब ये क्या होता है देखते हैं इसको। If one of the pipes has a much smaller diameter than the other, as shown in figure 6.8, ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायमीटर या एरिया जो है वो ज्यादा है और बाकी इस एरिया में जो है वो कम है। We write Bernoulli's equation in a more convenient form. तो अगर आपके डायामीटर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं ना, तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम एक ज्यादा सिंप्लीफाइड या कन्वीनियंट फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। अब वो कैसे होगा देखते हैं। इट इज अज्यूम दैट द पाइप्स आर हॉरिजॉन्टल सो दैट रो जी एच, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली जो टर्म है ना वो बिकम्स इक्वल। इक्वल बन जाती है, मतलब कि दोनों साइड्स पर जो बर्नौलीज इक्वेशन का रिलेशन था उसमें दोनों साइड्स पर पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी हो जाएगी और वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो अब आपके पास जो बर्नौलीज इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है, P1 minus P2 equals to रो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये हमने पता है क्या किया है, हमने जो बर्नौलीज इक्वेशन थी ना, जो 1 वाली टर्म्स एक साइड पर थी और 2 वाली टर्म्स एक साइड पर थी, हमने उनको क्या किया है कि एक जैसी टर्म्स इकट्ठी कर लिया, यानी कि प्रेशर वाली इक्वल की एक तरफ कर लिया और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली एक तरफ कर लिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो कैंसिल होगी ना, तो ये हमने इस तरह किया है। अब यहाँ से हाफ रो कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इज स्मॉल एज कंपेयर टू द एरिया A1, फिगर देख लें, A1 और A2 नजर आ रहा है आपको। A2 बहुत छोटा है और A1 जो है वो बहुत बड़ा है। तो A2 जो है वो A1 की निस्बत बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होना चाहिए कि V1 जो है, A2 स्मॉल है तो इस वजह से V1 को बहुत ज्यादा लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है V2 को लार्ज होना चाहिए और V1 को स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि V1 विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू V2। ठीक है, तो इस वजह से हम V1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। V1 स्मॉल है एज कंपेयर टू V2, तो V1 जो है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम V1 को निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी बर्नौलीज इक्वेशन,
P1 minus P2 equals to half rho V2 square. This relation is known as Venturi relation. और ये वाला जो रिलेशन है, या आप ये समझ लें कि ये जो रिलेशन है इसकी आपको नज़र आती है, एप्लीकेशन नज़र आती है एक डिवाइस में जिसको हम वेंचुरी मीटर कहते हैं। और ये जो है ना लिक्विड फ्लो जो कर रहा होता है उसकी स्पीड फाइंड करने के लिए या स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेंचुरी रिलेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, आगे हमारे पास और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक है ब्लड फ्लो। ठीक है, ये सारा उसका बताया हुआ है कि किस तरह बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो इस पर अप्लाई होती है, लेकिन ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं करेंगे इसको। हमारा जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस था वो वेंचुरी रिलेशन तक ही था। तो ये यहाँ तक एप्लीकेशंस हमारी पूरी हो गई हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। और ये जो एग्जाम्पल 6.3 है ये इन्हीं एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन यूज हुई हुई है, तो इस एग्जाम्पल को आपने करना है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, चैप्टर हमारा एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।